नमस्कार। तो आज हम बंजाल की बात करेंगे और इसी में ही आज ही हम बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर की बात करेंगे। अब देखिए, अंग्रेज़ों के बंजाल पर नियंत्रण से पहले जो बंजाल था वो भारत का बहुत समृद्ध प्रांत था या बहुत समृद्ध राज्य था। इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं, भारत से होने वाली कुल वस्तुओं के एक्सपोर्ट में बंजाल में बनी हुई वस्तुओं की भागीदारी 40% होती थी। यानी भारत से जिन भी वस्तुओं का एक्सपोर्ट हो रहा है उन वस्तुओं में जो 40% वस्तु थी वो केवल बंजाल में बनी हुई होती थी। अब औरंगज़ेब की मृत्यु के पश्चात जो बंजाल का पहला नवाब बना वो बना मुर्शिद कुली था। औरंगज़ेब ने मुर्शिद कुली का तो दीवान के पद पर बंजाल के दीवान के पद पर नियुक्त कर रखा था। अब ये जो दीवान है ये एक रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड पोस्ट हुआ करती थी। और औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जो मुर्शिद कुली था है, इसने भैया जो बंजाल के सूबेदार था उसकी पोस्ट पर भी अपना कब्जा चाहिए, सूबेदार की पोस्ट हासिल कर अपने आप को बंजाल का नवाब घोषित करा और मुग़ल साम्राज्य के डिक्लाइन या पतन के साथ साथ अपने आप को एक तरह से स्वतंत्र शासक के तौर पर शासन करना चालू करा। अब मुर्शिद कुली खां के ही टाइम पे 1707 में जो मुग़ल एम्परर था वो था फारुखसियार। जो मुग़ल बादशाह था वो फारुखसियार था और उसकी कोर्ट में ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव आया था जॉन साइमन, जिसको फारुखसियार ने भैया दस्तक या फरमान जारी किया था कि भाई कंपनी के नाम से होने वाली किसी भी व्यापार पर तुम्हें कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है बंजाल के लिए, बस बदले में हर साल हमें 3000 रुपये जमा करा देना या कराते रहना। अब ये जो दस्तक होता है ये एक तरह से ट्रेड परमिट मान लीजिए आप, व्यापार परमिट। इसमें क्या था, जो बंजाल से जो भी व्यापार हो रहा उसमें अंग्रेज़ों को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती थी। इसने ऐसा फरमान जारी करा था अंग्रेज़ों के लिए। अब इस दस्तक को लेके ही जो मुर्शिद कुली खां है और आने वाले बंजाल के नवाब हो गए उनके साथ अंग्रेज़ों की कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा, अंग्रेज़ों का कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा। और कॉन्फ्लिक्ट का कारण ये था कि भैया जो फारुखसियार है, फारुखसियार ने ये जो दस्तक है ये दस्तक में ब्रिटिश कंपनी के लिए जारी करा था, लेकिन जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे उन्होंने इसका मिसयूज़ करते हुए अपने निजी व्यापार में भी यूज़ करने लगे, मतलब प्राइवेट ट्रेड में भी इस दस्तक का यूज़ करने लगे। साथ ही साथ भारतीय व्यापारियों से, इंडियन मर्चेंट से पैसा लेकर उनके सामान को, उनके गुड्स को भी दस्तक का यूज़ करते हुए उनके सामान को भी एक्सपोर्ट करने लगे। तो इससे जो बंजाल का नवाब है और अंग्रेज़ों के बीच है कॉन्फ्लिक्ट, तनाव बना रहा बैटल ऑफ बक्सर तक। अब मुर्शिद कुली खां के बाद जो नवाब बना वो बना शुजाउद्दीन। ये शुजाउद्दीन जो था ये मुर्शिद कुली खां का दामाद था। ये 1727 में बंजाल का नवाब बना और 1739 तक बंजाल का नवाब रहा। इसके बाद इसका बेटा सरफराज खान बंजाल का नवाब बना 1739 में और 1740 में इसकी हत्या कर अली वर्दी खां बंजाल की गद्दी पर बैठा और अपने आप को बंजाल का नवाब घोषित करा। और इसने मुग़ल बादशाह को 1740 में 2 लाख रुपये बंजाल के नवाब के पद की वैधानिकता को प्राप्त करने के लिए दिए। अब क्या है, अली वर्दी खां के टाइम पर मराठों ने बंजाल पर बहुत टाइम्स या काफ़ी बार आक्रमण करा और उनसे टकराकर अली वर्दी खां ने 1751 में मराठों के साथ एक ट्रीटी करी। इसमें क्या था, अली वर्दी खां ने मराठों को उड़ीसा का एक बड़ा भूभाग
वह एक बहुत अधिक धनराशि मराठों को दी। इस ट्रीटी के अंतर्गत के बाद जो बंगाल का नवाब बनता है वो बनता है सिराजुद्दौला 1756 में। अब जब ये नवाब बना तो इसके जो संबंधी थे, रिलेटिव्स थे, उन्होंने इसके नवाब बनने का विरोध किया, जैसे सोचगंज और घसीटीवेदा, जिनको अंग्रेज़ों ने अपने यहाँ पर शरण दी। अब ये जो सिराजुद्दौला था ये अलीवर्दी शाह का ग्रैंडसन था, यानी कि अलीवर्दी शाह सिराजुद्दौला का नाना था। और 1756 में ये जब नवाब बना तो उसने फरमान जारी किया कि भाई कोई भी यूरोपियन कंपनी अपनी फैक्ट्री की किलेबंदी नहीं करेगा, यानी कि फोर्टिफिकेशन नहीं करेगा। तो इस पर क्या हुआ, जो भैया फ्रांसीसी थे वो डेनमार्क के थे, वे तो मान रहे पर ब्रिटिशर्स नहीं माने। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, जो उनकी फैक्ट्री थी फोर्ट विलियम पर, फोर्ट विलियम की इन्होंने किलेबंदी कर दी, फोर्टिफिकेशन कर दिया। साथ ही साथ जो कलकत्ता पर में रहने वाले या कलकत्ता से व्यापार करने वाले भारतीय व्यापारी थे, इंडियन मर्चेंट्स थे, उन पर भैया इस ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगा दिया कि भैया तुम्हें अगर व्यापार करना है तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो इस बात पर सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया और कलकत्ता की जिम्मेदारी एक मानिक चंद्र नामक अधिकारी को सौंपी और कलकत्ता का नाम कलकत्ता से अली नगर रख दिया। अब जब इसने कलकत्ता पर कब्जा करा तो कुछ ब्रिटिशर्स ने कलकत्ता से भागकर फुल्टा नामक द्वीप या आइलैंड पर शरण ली और जो कुछ ब्रिटिशर्स युद्धबंदी थे या वहाँ बच रहे थे उनको बंदी बनाया। और इसी संदर्भ में हमें एक काली कोठरी या ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना का उल्लेख मिलता है। कुछ हिस्टोरियंस इसको सच मानते हैं और कुछ हिस्टोरियंस इसको सच नहीं मानते। अब ये जो ब्लैक होल या काली कोठरी नामक ट्रेजेडी है, इसमें क्या हुआ, लगभग 146 जो युद्धबंदी थे इसमें आपके बच्चे भी थे और लेडीज़ भी थी, स्त्रियां भी थी, उनको इसने क्या करा, एक कोठरी में बंद कर दिया जिसमें रात में दम घुटने से सुबह बस 23 लोग ही बचे। इन 23 लोगों में एक होलवेल नामक अधिकारी था जिसने ये घटना फैलाई और इस घटना को केंद्र में रखते हुए जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे उन्होंने प्रतिरोध की या रिवेंज की मांग करी। तो ये जो घटना है ये होलवेल नामक अधिकारी की दिमाग की उपज मानी रही है और कुछ हिस्टोरियंस इसे सच मानते हैं और कुछ हिस्टोरियंस इसे नहीं मानते। तो जिन ब्रिटिशर्स ने भागकर फुल्टा नामक आइलैंड पर शरण ली थी तो उन्होंने मद्रास से मदद मांगी। जो मद्रास में भी ब्रिटिश एक सैन्य टूटी थी और मद्रास ब्रिटिशर्स का एक केंद्र था, तो वहाँ से उन्होंने मदद मांगी। तो मद्रास में जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को कलकत्ता पर पुनः नियंत्रण की या पुनः कब्जे की जिम्मेदारी दी। और भाई जब क्लाइव कलकत्ता आया तो उसने बिगल लड़ाई के ही या बिना लड़े ही कलकत्ता पर कब्जा कर लिया, मानिक चंद्र को लालच देकर, पैसे देकर। अब क्लाइव ये बात जानता था कि भाई नवाब हम पे दोबारा हमला करेगा, तो इस पर क्या करा क्लाइव ने, इससे पहले नवाब हम पर हमला करे उसने फ्रांसीसियों का एक बेस था बंगाल में चंद्रनगर, उस पर कब्जा कर लिया कि भाई अगर नवाब हम पर हमला करे तो फ्रांसीसी किसी भी कीमत पर नवाब की मदद ना कर पाए। साथ ही साथ क्लाइव ने जो नवाब के मंत्री थे जैसे मीर जाफ़र नवाब का मुख्य सेनापति था तथा राय दुर्लभ, खादिम खान और अमित चंद, इन सबको प्रलोभन देकर लालच देकर अपने साथ मिला लिया। तो इस पर 1757 में प्लासी नामक स्थान पर नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ाई होती है। इस पर मीर जाफ़र और अन्य मंत्रियों की अंग्रेज़ों की तरफ मिल जाने से
नवाब की सेना जो थी वो थोड़ी टूट रही थी युद्ध के समय, और इससे फलस्वरूप नवाब की पराजय होती है। और अंग्रेज़ों के द्वारा मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। इसका आउटकम क्या निकला? बैटल ऑफ प्लासी का मीर जाफ़र जो है बंगाल का नवाब बना, और नवाब बनने पर मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को 24 परगना की ज़मींदारी अंग्रेज़ों को दी नवाब बनने के फलस्वरूप, और एक बड़ी राशि उपहार एवं मुआवजे के तौर पर अंग्रेज़ों को दी। वो इसलिए कि भाई तुमने मुझे नवाब बनवाया है, तुम्हारा खर्चा हुआ होगा, लो तुम अपना खर्चा लो। और ये जो उसने 24 परगना की ज़मींदारी दी थी, ये आगे चलकर ज़मींदारी बंदोबस्त को लागू करने के लिए एक तरह से प्रारंभिक अनुभव था अंग्रेज़ों के लिए। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसने ब्रिटिश व्यापारियों के लिए विशेष व्यापारिक सुविधा भी दी, जैसे बंगाल में व्यापार पर कर न देने की सुविधा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन हो रहा है कि भाई ये ज़मींदारी या ज़मींदार क्या होते हैं, कौन होते हैं? तो देखिए, ज़मींदारी में क्या होता है, ज़मींदारी में आप जो एग्रीकल्चर से इनकम होती है, लैंड रेवेन्यू से जो इनकम होती है, उसको कलेक्ट करने की जो जिम्मेदारी होती है वो ज़मींदार की होती है। और एग्रीकल्चर इनकम से टैक्स को कलेक्ट करने के सिस्टम को हम ज़मींदारी कहते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं अभी इसको, और आगे हम इसको ज़मींदारी सिस्टम में देखेंगे जब आगे पढ़ाएंगे। तो इससे क्या हुआ, जो भू राजस्व लैंड रेवेन्यू से होने वाली इनकम है, आय है, वो ब्रिटिशर्स के पास चली रही 24 परगना की। अब हम ये देखेंगे कि नवाब की हार के कारण क्या क्या थे, रीज़न फॉर फेलियर। देखिए, जो भैया पहला कारण था, जो मेन कारण था, वो था नवाब अपने मंत्रियों को समझ नहीं पाया। तो पहला कारण तो यही मान लो आप, इनएक्सपीरियंस। टू अंडरस्टैंड कोर्ट पॉलिटिक्स। दूसरा कारण आप ये कह सकते हैं, ब्रिटिशर्स की शक्ति का सही आकलन न कर पाना, इनएबिलिटी टू करेक्टली assess the power of Britishers। भाई अगर उसे पता होता कि भैया अंग्रेज़ों ने दूसरी कंट्रीज़ जैसे नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका तो कैसे कॉलोनाइज़ किया, कैसे उन्हें उपनिवेश बनाया अपना, कैसे उन्होंने इन कंट्रीज़ पर कब्जा करा, तो शायद सिराज उन पर तभी प्रतिवार करता जब उन्होंने कलकत्ता पर नियंत्रण किया, उन्हें कुछ समय नहीं देता। तीसरा कारण आप मान सकते हैं, लैक ऑफ मॉडर्न वेपन, जैसे आप कह सकते हैं हल्के तोप, लाइट वेट कैनन, राइफल्स, ठीक है, लैक ऑफ ट्रेंड आर्मी, या आर्मी नहीं, ट्रूप्स कहना सही है, लैक ऑफ ट्रेंड ट्रूप्स, लैक ऑफ नेवी। नवाब की पराजय के ये कुछ कारण हो सकते हैं। अब अंग्रेज़ों तो
बैटल ऑफ प्लासी से या बंगाल पर एक तरह से अप्रत्यक्ष नियंत्रण से क्या मिला? देखिए, एक तो भैया अंग्रेज़ों को बंगाल से कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिल गया। दूसरा, कंपनी को एक बड़ी राशि उपहार के तौर पर मिली। तीसरा, बंगाल के संसाधनों व धन का प्रयोग अंग्रेज़ों ने दूसरे युद्ध में किया, जैसे तृतीय कर्नाटक युद्ध में बंगाल के संसाधनों का यूज़ करा गया। और भारतीय पैसे से भारतीय लोगों को अपनी सेना में भर्ती करना चालू करा अंग्रेज़ों ने। साथ ही साथ बंगाल में कंपनी अब राजनीतिक शक्ति के रूप में भी जाने लगी। भाई, पहले व्यापारिक शक्ति के रूप में तो जानी जाती थी, अब राजनीतिक शक्ति के रूप में भी जाने लगी, यानी कि पॉलिटिकल पावर के रूप में भी जाने लगी। और बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन और ऑफिशियल्स अधिकारियों के अपॉइंटमेंट नियुक्ति में भी कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ा कि भाई इसे अपॉइंट करो, इसे अपॉइंट ना करो। इसके लिए नवाब पर भी प्रेशर बनाया गया। अब 1757 से 1760 तक मीर जाफ़र जो है वो बंगाल का नवाब रहा। और 1760 में क्या करा, अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया। और हटाने का कारण ये था कि भाई अंग्रेज़ जितना पैसा चाह रहे थे मीर जाफ़र से, मीर जाफ़र अंग्रेज़ों को उतना पैसा नहीं दे पा रहा था। तो अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। और मीर कासिम ने नवाब बनकर वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की ज़मींदारी भी अंग्रेज़ों को दी। भैया, मीर जाफ़र ने दी थी 24 परगना जी। इसने 3 और क्षेत्रों की ज़मींदारी अंग्रेज़ों को दे दी। एक तो भैया वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। ठीक है जी, इन वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। तो अब अंग्रेज़ों के पास 4 क्षेत्रों की ज़मींदारी हो गई, 24 परगना, वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। साथ ही साथ अंग्रेज़ों को 50 लाख रुपए भी दिए। यानी कि वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की ज़मींदारी तो दी ही दी, साथ ही साथ उपहार स्वरूप 50 लाख रुपए भी दिए। अब 1760 से 1764 तक जो है मीर कासिम बंगाल का नवाब रहा। और इसके नवाब बनने के साथ ही इसके भी संबंध अंग्रेज़ों के साथ तनावपूर्ण हो गए, जिसके मेन रीज़न था या कारण था वो ये था कि भाई कंपनी जो है मीर कासिम को एक कठपुतली नवाब के तौर पर रखना चाहती थी, लेकिन मीर कासिम जो है वो इंडिपेंडेंट रूल करना चाहता था, स्वतंत्र रूप से शासन करना चाहता था। दूसरा, मीर कासिम ने कुछ ऐसे काम करे जिसे अंग्रेज़ों ने भैया खतरे के रूप में देखा कि भाई ये ज़्यादा ही आगे बढ़ रहा है, कहीं हम पर अटैक न कर दे। जैसे कि उसने मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर दिया। और भैया मुंगेर में शिफ्ट करते ही इसने वहाँ पर तोप और बंदूक बनाने का कारखाना लगाया। अपने रेवेन्यू कलेक्शन को इसने बढ़ाने की कोशिश करी। साथ ही जो कर मुक्त व्यापार की सुविधा अंग्रेज़ों को दे रखी थी, वो सुविधा भारतीय व्यापारियों के लिए भी कर दी। मतलब भारतीय व्यापारी भी अब कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं बंगाल में। अब इससे क्या हुआ, अंग्रेज़ों को रिश्वत का पैसा आना बंद हो गया। क्यों, अंग्रेज़ क्या करते थे, भारतीय व्यापारियों से पैसे लेकर उनका सामान या उनके गुड्स को भी अपने गुड्स के साथ, अपने सामान के साथ एक्सपोर्ट करवाते थे।
और भारतीय व्यापारी ऐसा इसलिए करते थे ताकि उन्हें ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े, तो इससे अंग्रेज़ों की ये वाली इनकम भी ख़त्म हो गई। और इस पर आगे चलकर मीर कासिम के साथ ये विवाद बैटल ऑफ बक्सर के साथ ख़त्म हुआ। तो भैया ये जो बैटल ऑफ बक्सर है ये बक्सर में लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 में। ठीक है जी। अब ये किसके बीच लड़ा गया था? एक तो भाई इसमें था मीर कासिम, एक था भैया इसमें, एक थे इसमें अवध के नवाब शुजाउद्दौला और थे भैया हमारे मुगल एम्परर, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ये तीनों की एक सेना थी और वर्सेस हेक्टर मुनरो। ये भैया जो था हेक्टर मुनरो जो था ये ब्रिटिश सेनापति था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को लीड कर रहा था। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भी लगभग आधे से ज़्यादा भारतीय ही थे, यानी कि भारतीयों को हरवाकर भारतीयों पर नियंत्रण स्थापित किया। यह करना ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य था। तो इस बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है, ये हेक्टर मुनरो जो है मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की सेना को पराजित करता है। असलियत में जो मेन सेना थी वो अवध की सेना थी। मीर कासिम के पास नामात्र की सेना थी और मुगल एम्परर के पास भी बहुत कम सेना थी। जो मेन सेना थी वो अवध के पास थी। और इस पर युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भाई साहब मीर कासिम को नवाब के पद से हटा दिया गया। असलियत में युद्ध से पहले ही अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को नवाब बना दिया था, लेकिन युद्ध के बाद जो है मीर जाफ़र की नेचुरली डेथ हो जाती है, तो उसके बाद मीर जाफ़र के बेटे को निज़ामुद्दौला को नवाब बनाया जाता है। और बंगाल में एक पोस्ट नायाब सूबेदार एक पद का गठन किया जाता है। इसमें क्या था, नवाब को कहा गया कि भाई आप कोई भी निर्णय नायाब सूबेदार की सलाह के बिना नहीं करेंगे और इस नायाब सूबेदार की जो नियुक्ति होगी वो अंग्रेज़ों के द्वारा की जाएगी। यानी अब नवाब कोई भी काम नहीं कर सकता, नवाब एक नामात्र का शासक बनकर रह गया है। और अवध और मुगल एम्परर के साथ संधि करने के लिए अंग्रेज़ों ने क्लाइव को दोबारा भारत वापसी भेजा कि भाई जाओ इन दोनों के साथ संधि करके आओ। और भैया क्लाइव ने आकर 1765 में शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि करी। ठीक है भाई, तो इसने इलाहाबाद की संधि करी शुजाउद्दौला और शाह आलम के साथ। पहली संधि इसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से करी अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि। इसमें क्या हुआ, क्लाइव ने नवाब से इलाहाबाद और भाई चढ़ा का क्षेत्र लेकर मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय को दे दिया। दूसरा क्या करा इसने नवाब को सेना न रखने के लिए बाध्य किया और
अवध की सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी की होगी और इसके लिए धन जो है वो अवध को देना होगा। इस बात पर भी साइन कराया कि भैया अब से तुम सेना नहीं रखोगे, अवध की जो सुरक्षा है वो हमारी सेना करेगी और उसके लिए पैसा तुम दोगे। ये बात नवाब के साथ सेटल कर ली। और तीसरा भैया, अवध के नवाब से बड़ी राशि मुआवजे के तौर पर ली कि भाई युद्ध में हमारा इतना नुकसान हुआ है तुम्हारी वजह से, इसकी भरपाई करो अब। तो पहला क्या है, इलाहाबाद और चौड़ा का क्षेत्र लेकर मुगल बादशाह शाह आलम को दे दिया। दूसरा, अवध सेना नहीं रखेगा और अवध की सेना की सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी की होगी, जिसके लिए धन अवध कंपनी को देगा। और तीसरा, एक बड़ी धनराशि मुआवजे के तौर पर। तो ये बात तो हो गई अवध के साथ इलाहाबाद की संधि। अब जो दूसरी इलाहाबाद की संधि करी क्लाइव ने, वो करी मुगल बादशाह शाह आलम के साथ। अब भैया जो मुगल बादशाह ने के साथ संधि करी गई उसमें ये प्रावधान थे, मुगल बादशाह शाह आलम से रिटर्न में ले लिया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों क्षेत्र की जो दीवानी का अधिकार है वो कंपनी के पास रहेगा। यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार कंपनी ने मुगल बादशाह से लिखवा कर ले लिया। अब दीवानी का अधिकार मिलने से कंपनी के पास लैंड रेवेन्यू से आने वाली इनकम के साथ साथ दूसरे जगहों से आने वाली इनकम भी अब कंपनी के पास चली गई। मतलब अब टोटल जो टैक्स है वो कंपनी ही वसूलेगी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। तो ये था आपका बैटल ऑफ बक्सर। इसमें आपके साथ एक समझौता करा गया जिसे द्वैत शासन के रूप में जानते हैं। वो ये था कि भाई जो प्रशासनिक कार्य है वो तो नवाब देखेगा और जो लैंड रेवेन्यू या तुम्हारा वित्तीय कार्य है, दीवानी से रिलेटेड जो भी कार्य है वो कंपनी देखेगी। लेकिन असलियत में जो प्रशासनिक कार्य है वो भी कंपनी ही देख रही थी। नायब सूबेदार की जो पोस्ट है उसका गठन जो है कंपनी ने इसीलिए किया था। तो बंगाल पर नवाब और अंग्रेज़ों के द्वारा शासन के संदर्भ में जो टर्म यूज़ करा जाता है उसे द्वैध शासन कहते हैं, जिसमें प्रशासनिक कार्य नवाब और वित्तीय कार्य अंग्रेज। असलियत में प्रशासनिक कार्य भी अंग्रेज़ों के हाथ में ही थे। अब बैटल ऑफ बक्सर का आउटकम क्या हुआ, अब देखिए। एक तो भाई साहब बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों की जो दीवानी अधिकार है वो अंग्रेज़ों के पास चले गए। इन तीनों क्षेत्रों से जो भी टैक्स रेवेन्यू होगा वो सब अंग्रेज़ों के पास जाएगा। दूसरा, अंग्रेज़ों की जो आर्मी है, आर्मी में सैनिकों की संख्या में वृद्धि हुई, क्योंकि अब अवध के पास भी सेना नहीं होगी। अवध की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन करेगा, कंपनी। इससे क्या हुआ, अवध तो जो है अंग्रेज़ों ने एक तरह से बफर स्टेट या बफर जोन के रूप में इस्तेमाल किया कि भाई अगर कभी अब्दाली या मराठे लड़ाई हो, आक्रमण करे या लड़ाई हो इनके साथ, तो अवध में ही हो, बंगाल तक ना जाए वो। तीसरा, कंपनी को एक बड़ी राशि मुआवजे के तौर पर दी गई। चौथा, कंपनी को उत्तर भारत में सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में जाने लगा। पांचवा भैया, कंपनी की महत्वाकांक्षा बढ़ी
और आगे भी जब जब कंपनी को विस्तार का अवसर मिला तब तक कंपनी ने कदम उठाए।